प्रणाम दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की बुक सोशल साइंस का अध्याय 3। तो इस अध्याय का नाम है स्थल रूप एवं जीवन। तो नीचे लिखा हुआ है, मनुष्य के भार से मुक्त, अनेक प्रकार की ऊंचाइयों, ढलानों तथा विशाल समतल भूमि से युक्त, अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न, पेड़ पौधों को आधार प्रदान करती हुई हम सभी के लिए विस्तार को प्राप्त हो तथा अपनी संपन्नता को प्राप्त करे। पृथ्वी मेरी माता है तथा मैं उसकी संतान। यह एक सूक्त है, भूमि सूक्त है, जो अथर्ववेद से लिया गया है। तो भूमि सूक्त अर्थात पृथ्वी के लिए स्रोत। तो आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में क्या है। तो यहाँ पर्वत है, वृक्ष है, नदी है, स्थल है। देखते हैं क्या आगे क्या है। तो इस बुक में जो प्रारंभ में प्रश्न होते हैं तो महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनका उत्तर हमें इस अध्याय को पढ़ने के बाद मिलेगा। तो देखते हैं क्या प्रश्न है। तो स्थल रूपों के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? स्थल रूपों के प्रमुख प्रकार कौन से हैं और जीवन तथा संस्कृति के लिए इनका क्या महत्व है? तो इस अध्याय को हम पढ़कर जानेंगे कि स्थल रूपों के प्रमुख प्रकार कौन से और यह स्थल रूप हमारे जीवन तथा संस्कृति के लिए क्या महत्व रखता है। अगला प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, प्रत्येक स्थल रूप के साथ संबंधित जीवन की क्या चुनौतियां एवं अवसर है। अर्थात अलग अलग स्थल में निवास करने वाले जीवन की चुनौतियां और उनका अवसर क्या है, इसको जानेंगे। तो देखते हैं। तो पहला है परिचय। तो परिचय को पढ़ते हैं। अन्य स्तनधारी जीवों के समान मानव भी पृथ्वी पर निवास करता है। जैसा कि आपने देखा है, भूमि के अनेक रूप और विशेषताएं हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इसका स्वरूप अर्थात भूमि का स्वरूप बहुत परिवर्तित हो जाता है। मान लीजिए कि आप झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से सड़क द्वारा यात्रा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचते हैं और फिर उत्तराखंड में अल्मोड़ा तक जाते हैं। इस रास्ते में आप अलग अलग दृश्य भूमि या लैंडस्केप को देखेंगे। वास्तव में आपको 3 प्रकार के स्थल रूप अर्थात लैंडफॉर्म्स दिखाई देंगे, जिनके बारे में हम आगे चलकर अन्वेषण करेंगे। तो इस चैप्टर यहाँ पे बताया गया है कि भूमि के अनेक रूप और विशेषताएं हैं और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र या एक जगह से दूसरे जगह में भूमि का स्वरूप बहुत परिवर्तित हो जाता है। आगे देखते हैं। आइए पता लगाएं। तो क्या पता लगाएं? कक्षा की गतिविधियों के रूप में 4 अथवा 5 विद्यार्थियों के समूह बनाइए और विद्यालय के आसपास के क्षेत्रों का अवलोकन कीजिए। आपको किस प्रकार की दृश्य भूमि दिखाई देती है? क्या कुछ किलोमीटर दूरी पर दृश्य भूमि में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? क्या लगभग 50 किलोमीटर के भीतर परिदृश्य में बदलाव होगा? अन्य समूहों द्वारा दी गई जानकारी के साथ इनकी तुलना कीजिए और इन्हीं समूहों के साथ भारत के किसी भी ऐसे क्षेत्र की यात्रा के बारे में चर्चा कीजिए जहां वे जा चुके हैं। उन क्षेत्रों में दिखाई देने वाली विभिन्न प्रकार की दृश्य भूमियों की सूची बनाइए। अन्य समूहों द्वारा दी गई जानकारी के साथ इनकी तुलना कीजिए। तो ये क्लास की गतिविधि है। हम आगे देखते हैं। तो आगे है स्थल रूप मतलब भूमि की संरचना, विभिन्न जगहों की भूमि की संरचना। तो स्थल रूप पृथ्वी की सतह का एक भौतिक स्वरूप है। स्थल रूप पृथ्वी की सतह का एक भौतिक स्वरूप है। स्थल रूप लाखों वर्षों में आकार लेते हैं। स्थल रूप पृथ्वी की जो मैदान है, पर्वत है, पहाड़ है, पठार है, द्वीप है, ये सभी लाखों वर्षों में आकार लेते हैं और पर्यावरण तथा जीवन के साथ इनका महत्वपूर्ण संबंध है। स्थल रूप का पर्यावरण और जीवन के साथ महत्वपूर्ण संबंध है। स्थल रूप को व्यापक रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। स्थल रूप को
3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कौन कौन? तो पहला पर्वत, दूसरा पठार, तीसरा मैदान। तो पर्वत, पठार, मैदान ये स्थल रूप के प्रकार हैं। इन स्थल रूपों में विभिन्न प्रकार की जलवायु, इन स्थल रूपों में अर्थात पर्वत, पठार और मैदान में विभिन्न प्रकार की जलवायु और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। पर्वत पे पेड़ पौधे जीव जंतु अलग, पठार पे पाए जाने वाले पेड़ पौधे तथा जीव जंतु अलग होते हैं, और मैदान में पाए जाने वाले पेड़ पौधे तथा जीव जंतु अलग होते हैं। या तीनों में कुछ कॉमन होते हैं, लेकिन यहाँ जीव जंतु अलग अलग प्रकार के होते हैं। मानव ने सभी स्थल रूपों के अनुसार, मानव जो है वह सभी स्थल रूपों के अनुसार स्वयं को ढाला है। अर्थात मानव है जो पर्वत, पठार और मैदान तीनों क्षेत्रों में निवास कर सकता है, वो अपने आप को तीनों स्थल रूपों के अनुसार ढाल लिया है। किंतु विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों की संख्या विश्व भर में भिन्न भिन्न है। लेकिन क्या है, पर्वत पर, पठार पर और मैदान में रहने वाले लोगों की संख्या में अंतर होता है। मतलब पर्वत पर बहुत कम, उसके बाद पठार, और मैदान में सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं। तो हम जाने कि स्थल रूप को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन? पर्वत, पठार और मैदान। तो सबसे पहले अब हम पर्वत को पढ़ते हैं। तो पर्वत वे स्थल रूप है। पर्वत क्या है? स्थल रूप है जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। तो पर्वत वे स्थल रूप है जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। इन्हें चौड़े आधार, पर्वत के चौड़े आधार होते हैं, और खड़ी ढलान अर्थात खड़ी ढलान चढ़ाई, और खड़ी ढलान अर्थात इसका मतलब होता है चढ़ाई। सक्रिय शिखर अर्थात चोटी। तो पर्वत के चौड़े आधार, खड़ी ढलान और सक्रिय चोटियां के रूप में पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। कुछ पर्वत जो होते हैं बहुत अधिक ऊंचे होते हैं, जिन पर हिम अर्थात बर्फ ढका होता है। ग्रीष्म ऋतु में कम तुंगता या अल्टीट्यूड पर हिम पिघल जाते हैं। गर्मी के दिनों में क्या होता है, कम ऊंचाई पर वाले क्षेत्र में बर्फ पिघल जाता है, और जल में बदलने के बाद नदियों में पहुंच जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में कम ऊंचाई पर हिम अर्थात बर्फ पिघलकर क्या होता है, जल के रूप में नदियों में पहुंच जाता है। बहुत अधिक ऊंचाइयों या तुंगता पर हिम कभी नहीं पिघलता। क्या होता है, बहुत अधिक ऊंचाइयों पर हिम अर्थात बर्फ नहीं पिघलता है, और ये पर्वत अस्थायी रूप से हिम से ढके होते हैं। कम ऊंचाई वाले अन्य स्थान जहां कम खड़ी चढ़ाइयाँ और गोल आकार के शीर्ष होते हैं, उन्हें पहाड़ी या छोटा पहाड़ या हिल कहते हैं। तो कम ऊंचाई वाले अन्य ऊंचे स्थान जहां कम खड़ी चढ़ाइयाँ गोल आकार के शीर्ष होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, पहाड़ी या छोटा पहाड़ या हिल कहा जाता है। तो यहाँ देखते हैं इस पिक्चर को, देखते हैं। तो इस आरेख में 3 स्थल रूप दिए गए। इस आरेख में क्या दिया हुआ है, 3 स्थल रूप दिया गया हुआ है। पृष्ठभूमि में पर्वत, पृष्ठभूमि मतलब ये जो देख रहे हैं ये पर्वत है। इनमें से 2 को हिम आच्छादित दिखाएगा। मतलब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ऊपर पे बर्फ जमा हुआ है। बाईं ओर एक पठार है, ये जो आप देख रहे हैं ये पठार है, और आगे एक मैदान जहाँ पर्वतों से आती हुई नदी दिखाई। ये क्या है, ये मैदान है। ये मैदान में जो पर्वत से ये नदी आ रही है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ऊंचा पर्वत है। यहाँ पर भी सर्दियों में बर्फ रहता है, लेकिन गर्मियाँ आने पर नीचे का बर्फ पिघल जाता है, जो यही बर्फ नदियों में पहुंच जाता है। ये बर्फ पानी बनकर नदियों में पहुंच जाता है। आप पठार भी देख सकते हैं, ये भी क्या होता है, मैदान से ऊंचा होता है, लेकिन ऊपर समतल होता है। आगे देखते हैं तुंगता को यहाँ पे या अल्टीट्यूड को दर्शाया गया है। अल्टीट्यूड या तुंगता क्या होता है, तो तुंगता या अल्टीट्यूड क्या होता है, समुद्र तल से किसी वस्तु या लक्ष्य की ऊंचाई। तुंगता क्या होता है,
तुंगता या अल्टीट्यूड क्या होता है? समुद्र तल से किसी वस्तु या लक्ष्य की ऊंचाई। उदाहरणार्थ क्या हो सकता है? पर्वत की ऊंचाई हो सकता है। एक उड़ती हुई चिड़िया अथवा उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई। एक उपग्रह की ऊंचाई। एक उपग्रह की ऊंचाई मतलब समुद्र से कुछ भी चीज़ की ऊंचाई को क्या कहते हैं? तुंगता या अल्टीट्यूड। समुद्र से कुछ भी चीज़ या वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं? ऊंचाई को ही क्या कहते हैं? तुंगता या अल्टीट्यूड। तो आगे देखते हैं, हमने पर्वत पढ़ा। पर्वत का ही छोटा रूप पहाड़ी होता है, यहाँ पे दिया हुआ है। आइए विचार करें। तो क्या विचार करें? तो देख लेते हैं क्या है। हिम क्या है? हिम अर्थात बर्फ क्या है? यदि आप हिमालयी क्षेत्र जैसे कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि में नहीं रहते, यदि आप इन जगहों पर नहीं रहते तो संभव है कि आपने हिम नहीं देखा होगा। तो आप हिम नहीं देखा होगा। शेष भारत में अधिकांश वर्षण वर्षा और ओले के रूप में होता है। हिमालयी क्षेत्रों को छोड़कर शेष भारत में अधिकांश वर्षण वर्षा और ओले के रूप में होता है। बहुत ऊंचे स्थानों पर यदि काफ़ी ठंडक है तो वहाँ हिम गिरेगी। यदि कोई ऊंचा स्थान है, वहाँ ठंडक है, तो वहाँ वर्षा में क्या गिरेगा? वर्षा में वहाँ पे हिम गिरेगा और वहाँ पर हिम का एक नर्म और सुंदर आवरण बन जाएगा। तो क्या है? बहुत ऊंचे स्थानों पर यदि काफ़ी ठंडक है तो वहाँ वर्षण के रूप में हिम गिरेगा और वहाँ पर हिम का एक नर्म और सुंदर आवरण बन जाएगा। हिम और ओले का गिरना वास्तव में जल का ठोस रूप में गिरना है। तो यहाँ वर्षण दिया हुआ है। वर्षण का क्या मतलब होता है? वर्षण अर्थात वायुमंडल से भूमि पर किसी भी रूप में जल का गिरना क्या कहलाता है? वर्षण क्या होता है? वायुमंडल से भूमि पर किसी भी रूप में जल का गिरना क्या कहलाता है? वर्षण। इसमें वर्षा हो सकता है, हिमपात अर्थात बर्फ गिरना, ओले गिरना वर्षण के सामान्य रूप है। तो वर्षा, हिमपात और ओले गिरना वर्षण का क्या है? सामान्य रूप है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कुछ विश्व के प्रमुख पर्वतों के चित्रों को दिखाया गया है। तो ये जो है ये एवरेस्ट पर्वत है या एवरेस्ट ग्रीसरिंग। ये एकांकागुआ ग्रीसरिंग है। और ये देख सकते हैं आप क्या है? किलीमंजारो है, ये ब्लॉक ग्रीसरिंग है। और नीचे देखते हैं, नीचे है कंचनजंगा ग्रीसरिंग और ये है अन्नायमुडी ग्रीसरिंग। तो ये विश्व के 6 पर्वत के चित्र हैं। आगे देखते हैं। आगे है विश्व के अधिकांश पर्वतों को पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विश्व के अधिकांश पर्वतों को पर्वत श्रृंखला के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जैसे एशिया में पर्वत श्रृंखला है हिमालय, यूरोप में आल्प्स, दक्षिण अमेरिका में एंडीज। इनमें से कुछ श्रृंखलाएं हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है। विश्व में अधिकांश पर्वतों को पर्वत श्रृंखला के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्या है? यहाँ है विश्व के 6 पर्वतों की सापेक्ष ऊंचाई दर्शाने वाला रेखाचित्र। विश्व के 6 पर्वतों को सापेक्ष ऊंचाई दर्शाने वाला एक रेखाचित्र। विश्व के 6 पर्वतों को ऊंचाई दिखाया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 8000 से ऊपर है। ये है, आप देख सकते हैं कंपेयर करके, इधर 1000, 2000, 3000 इसे कंपेयर किया गया। ये अलग अलग जगहों को एक साथ कंपेयर करके दिखाया गया है। आगे देखते हैं। तो आगे क्या है? तो चित्र 3.2 में विश्व के 6 पर्वत दिखाए गए हैं और उन्हें चित्र 3.3 में इन्हें ऊपर से नीचे तक उनके सापेक्षिक ऊंचाइयों का दृश्य प्रभाव देने के लिए एक साथ प्रस्तुत किया गया। मतलब 3.2 चित्र 3.2 में विश्व के 6 चित्रों को अलग अलग दिखाया गया था और चित्र 3.3 में उन 6 विश्व के पर्वतों को कंपेयर किया गया। तो एवरेस्ट ग्रीसरिंग, तो एवरेस्ट पर्वत जो है नेपाल तथा तिब्बत के बीच स्थित है। एवरेस्ट पर्वत नेपाल और तिब्बत के बीच है। और कंचनजंगा
भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल के बीच स्थित है। तो एवरेस्ट, ग्रीसरिंग और कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला की दो सबसे ऊंची चोटियां या शिखर है, ऊंची चोटियां या शिखर है। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका, एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ ग्रीसरिंग है। तो एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है कि सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ ग्रीसरिंग है। पूर्वी अफ्रीका में किलिमंजारो ग्रीसरिंग यह पर्वत एक पृथक पर्वत है जो किसी श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो पूर्वी अफ्रीका में जो किलिमंजारो ग्रीसरिंग है एक पृथक पर्वत है, मतलब यह अलग है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत श्रृंखला, दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत श्रृंखला का भाग है एकांकागुआ, लेकिन पूर्वी अफ्रीका में यह किलिमंजारो ग्रीसरिंग है जो पृथक पर्वत है, किसी श्रृंखला का भाग नहीं है, जो किसी श्रृंखला से संबंधित नहीं है। पश्चिमी यूरोप में ब्लॉक ग्रीसरिंग, पश्चिमी यूरोप में एक पर्वत है ब्लॉन्क, पश्चिमी यूरोप में ब्लॉन्क पर्वत आल्प्स का सबसे ऊंचा आल्प्स पर्वत श्रृंखला है का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अन्नाईमुडी केरल में इसे अनाई शिखर भी कहते हैं। अन्नाईमुडी जो पर्वत है केरल में इसे अनाई शिखर भी कहते हैं। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है यह ग्रीसरिंग है। तो आगे देखते हैं, आगे है हिमालय जैसे ऊंचे और नुकीली चोटियों वाले पर्वत अपेक्षाकृत नवीन है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी के इतिहास में ये हाल ही में निर्मित अर्थात युवा पर्वत है। हिमालय हाल ही में निर्मित पर्वत है या युवा पर्वत है, किंतु फिर भी इन्हें बने हुए लाखों वर्ष हो चुके। हाल ही में निर्मित है लेकिन फिर भी इन्हें बने हुए लाखों वर्ष हो चुके हैं। कुछ छोटे और अधिक गोलाकार पर्वत और पहाड़ियाँ जैसे अरावली श्रृंखला काफ़ी पुराना है और अपर्दन के कारण ये गोल आकार की हो गई है। किसके कारण? तो अपर्दन के कारण अरावली श्रृंखला गोल आकार की हो गई है। जैसा कि हिमालय के साथ हुआ उन्नयन और अपर्दन आज भी चल रहा है। जैसा कि हिमालय के साथ हुआ उन्नयन और अपर्दन आज भी चल रहा है। आप इन प्रक्रियाओं और उनके कारणों के बारे में जो हिमालय में उन्नयन और अपर्दन का प्रोसेस है उनके बारे में कहाँ जानेंगे? तो विज्ञान में और अधिक पढ़ेंगे। यहाँ इतना ही कहा जा सकता है, तो इस अध्याय में इतना ही कहा जा सकता है कि विश्व के कुछ पर्वतों जैसे हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। तो आगे देखते हैं, आगे है पर्वतीय परिवेश। पर्वतों की ढलानों पर प्रायः एक प्रकार का वन होता है जिसे पर्वतीय वन कहते हैं। और यहाँ शंकुधारी वृक्ष जैसे पाइन या चीड़, फर, स्प्रूस, देवदार आदि सामान्य रूप में पाए जाते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। ये शंकुधारी वृक्ष के उदाहरण है पाइन या चीड़, फर, स्प्रूस, देवदार आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इन पेड़ों की ऊंचाई अधिक होती है और ये शंकु के आकार के होते हैं तथा इन शंकुधार वृक्ष की पत्तियां पतली नोकदार होती है। अधिक ऊंचाई पर पेड़ों की जगह घास, मॉस या काई, पर्वतों के अधिक ऊंचाई पर पेड़ों की जगह क्या होता है? घास, मॉस या काई और लाइकेन उग जाते हैं। तो इधर दिया हुआ इसको भी देख लेते हैं। तो इधर है पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन क्या है? तो पर्वतीय क्षेत्र में उगने वाले वनों का एक प्रकार है। पर्वतीय वन। मॉस क्या है? मॉस फूलों और वास्तविक जड़ों से रहित, अर्थात मॉस में फूल और जड़ नहीं होता है।
पर छोटा हरा पौधा या वनस्पति है। मॉस क्या है? छोटा और हरा पौधा या वनस्पति जो बहुधा मखमली आवरण की तरह फैलता है। तो मखमली आवरण जैसा फैलता है, लेकिन यह इसमें फूल और जड़ नहीं होता है। तो लाइकेन के बारे में भी देख लेते हैं। लाइकेन के बारे में देखते हैं। लाइकेन पौधों के समान जीव। लाइकेन क्या है? पौधों के समान जीव जो सामान्यतः चट्टानों, दीवारों या पेड़ों से चिपके हुए होते हैं। तो लाइकेन क्या है? पौधा के समान जीव है। पौधा के समान जीव है जो चट्टानों, दीवारों या पेड़ों पर चिपके हुए होते हैं। आगे क्या है? आगे देखते हैं। आगे है कम से कम 1500 वर्ष पूर्व। कम से कम क्या? 1500 वर्ष पूर्व प्राचीन भारत के महान कवि कालिदास के काव्य से यहाँ 2 श्लोक दिए गए। तो नीचे क्या है? कालिदास के काव्य से 2 श्लोक दिए गए हैं। उनका काव्य ग्रंथ, उनका कालिदास द्वारा लिखित पुस्तक है कुमार संभवम। काव्य ग्रंथ का नाम है कुमार संभवम। हिमालय की स्तुति से आरंभ होता है। तो कालिदास द्वारा लिखित पुस्तक कुमार संभवम का आरंभ हिमालय की स्तुति से आरंभ होता है। यहाँ उन संस्कृत श्लोकों को, ये कुमार संभवम संस्कृत में लिखा गया है, जिनके श्लोकों को यहाँ सरल हिंदी अनुवाद दिया गया है। तो कालिदास कुमार संभवम की स्तुति में लिखता है, भारत के उत्तरी भाग में देवता सदृश पूजनीय। तो भारत के उत्तरी भाग जो है वहाँ देवता के समान पूजनीय, जैसे देवता को पूजा जाता है, उसी तरह उत्तर भारत में देवता के सदृश पूजनीय हिमालय नाम का पर्वतों का राजा है। हिमालय नाम का पर्वतों का राजा है जो पश्चिम से लेकर पूर्वी समुद्र तक फैला है। तो हिमालय के बारे में कालिदास कहते हैं देवता के समान पूजनीय है, जो पश्चिम से लेकर पूरब तक फैला हुआ है। देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह पृथ्वी को नापने का मापदंड हो। तो इन हिमालय पर्वतों को देखकर लगता है मानो वह पृथ्वी को नापने का मापदंड है। गंगा के झरनों की फुहारों से युक्त। गंगा के झरनों की फुहारों से युक्त। देवदार के वृक्षों को हिलाने और मोर पंखों को फरफराने वाली शीतल मंद और सुगंधित वायु से पर्वतवासी जो मृगों की खोज में हिमालय में घूमते रहते हैं, अपनी थकान मिटाते हैं। तो इन जलवायुओं में गंगा की झरनों की फुहारों से युक्त, देवदार के वृक्ष, मोर के पंखों की फरफराने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु से क्या करते हैं लोग? वहाँ पे थकान मिटाते हैं। ऐसा कालिदास ने लिखा है। कक्षा में इन श्लोकों को तथा निम्नलिखित प्रश्न पर चर्चा कीजिए। तो क्या है? तो पश्चिमी से पूर्वी समुद्र तक से क्या तात्पर्य है? यह चित्र 5.2 में क्या आप इनकी और पर्वतों की देवता की स्थिति को दिखा सकते हैं? चित्र 5.2 में क्या आप इनकी अर्थात पश्चिम से पूर्वी समुद्र तक और पर्वतों के देवता की स्थिति दिखा सकते हैं? गंगा का उल्लेख क्यों किया गया है? कालिदास द्वारा गंगा का उल्लेख क्यों किया गया है? इसका संकेत है इस प्रश्न का, इसके अनेक कारण हो सकते हैं। तो कालिदास ने गंगा का जिक्र किया है, तो गंगा का जिक्र अर्थात उल्लेख क्यों किया है कालिदास? तो इसके आंसर या बहुत हो सकते हैं, इसके अनेक कारण हो सकते हैं। तो आगे देखते हैं। तो आगे है, यहाँ कुछ पक्षियों जानवरों का चित्र है। तो यहाँ पहले आप देख सकते हैं, ये जो है ये पेरेग्रीन फाल्कन है। पेरेग्रीन फाल्कन इधर है हिमालयी तहर इधर है नीचे। यहाँ पहाड़ी खरगोश है। क्या है? ये पहाड़ी खरगोश है। ये गोल्डन ईगल है इधर। कैनेडियन लिंक्स, क्या है? कैनेडियन लिंक्स है, लिंक्स। और इधर याक है। ये क्या है? याक है। ये क्या है?
आई बेक्स, याक और आई बेक्स। इधर ग्रे फॉक्स है, क्या है, फॉक्स, ग्रे फॉक्स। ये आई बेक्स का सींग देखिए कितना बड़ा। ये क्या है, आगे है तेंदुआ, क्या है, आगे है ये तेंदुआ। ये देख सकते हैं भालू। तो यहाँ कुछ पहाड़ी जीव जंतुओं का चित्र था जो आपने देखा। तो आगे है पर्वतों में घने वन, पर्वतों में घने वन, बहती नदियाँ, झीलें, घास के मैदान और कंदराएं। पर्वतों में क्या होता है, वन, बहती नदियाँ, झीलें, घास के मैदान और कंदराएं, कंदराएं अर्थात गुफा अनेक प्रकार के जीवों का आश्रय प्रदान करते हैं, जैसे कि गोल्डन ईगल या सुनहरा गरुड़, पेरेग्रीन फाल्कन या घुमंतुबाज, पेरेग्रीन फाल्कन या घुमंतुबाज, कैनेडियन लिंक्स, हिम तेंदुआ, आईबेक्स अर्थात जंगली भेड़, आईबेक्स क्या है, जंगली भेड़, हिमालयन तहर, हिमालयन तहर, पर्वतीय खरगोश, याक, ग्रे फॉक्स, भालू और बहुत से अन्य प्राणियों का पर्वत क्या है, घर या आवास कर सकते हैं। तो एक बार आईबेक्स या जंगली भेड़ का पिक्चर आप फिर से देख लीजिए। इनका सींग, सींग को देख सकते हैं, क्या है, जंगली भेड़, आईबेक्स। तो ध्यान रखें, तो क्या ध्यान रखें, तो हिमालय से निकलने वाली भारतीय नदियों में से गंगा विशालतम है, हिमालय से निकलने वाली भारतीय नदियों में से गंगा विशालतम है। अंग्रेजी भाषा में इसे अर्थात गंगा नदी को गैंजेज कहा भी कहते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में गंगा को गैंजेज भी कहते हैं। लगभग 2500 किलोमीटर लंबी है। तो गंगा नदी कितना लंबा है, 2500 किलोमीटर लंबी है। इस नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ हैं, अर्थात गंगा नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ हैं, उस नदियाँ हैं जो गंगा नदी में आकर मिलने वाली अन्य नदियाँ, उन्हें सहायक नदियाँ कहते हैं। गंगा नदी की सहायक नदियों में कुछ जैसे यमुना, यमुना क्या है, गंगा की सहायक नदी। यमुना, घाघरा भी हिमालय से निकलती है, यमुना और घाघरा भी हिमालय से निकलती है। गंगा की अन्य सहायक नदियाँ जैसे सोन, गंगा के मैदान के दक्षिण में पड़ने वाले विंध्याचल की श्रृंखलाओं से निकलती है। तो ये सोन नदी क्या है, कहाँ से निकलती है, विंध्याचल की श्रृंखलाओं से निकलती है, जो गंगा के दक्षिण में है। आगे है, ये आप चित्र देख सकते हैं, चित्र किससे संबंधित है, ये उत्तरी भारत में सीढ़ीदार वेदिका कृषि, ये क्या है, उत्तर भारत में क्या है, सीढ़ीदार वेदिका कृषि। तो सीढ़ीदार क्या, ये ढलान वाली जगह पर होता है, जैसे ढलान है तो यहाँ पानी को रोकने के लिए सीढ़ी नुमा बनाया जाता है। तो क्या है, उत्तरी भारत में सीढ़ीदार या वेदिका कृषि। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है, तो आगे है पर्वतीय जीवन, पर्वतीय जीवन। तो पर्वतीय भूभाग्य सामान्य रूप से खड़े ढलानों के साथ, पर्वतीय भूभाग सामान्य रूप से खड़े ढलानों के साथ ऊबड़ खाबड़ या ऊंचे नीचे होते हैं। इसलिए कुछ ही घाटियों में नियमित रूप से कृषि की जा सकती है। ढलानों पर वेदिका जो हमने ऊपर देखा, वेदिका कृषि अर्थात ढलान की भूमि को काट कर सीढ़ी नुमा स्थान पर कृषि करना एक प्रचलित प्रथा है। विश्व भर में अनेक पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की जगह पशुपालन को अधिक महत्व दिया जाता है। तो ढलान, पर्वतीय भूभाग क्या होता है, यह खड़े ढलान, या तो ऐसे खड़े ढलान या कुछ ऊबड़ खाबड़ या ऊंचे नीचे होते हैं। इसलिए कुछ ही घाटियों में नियमित रूप से कृषि की जा सकती है। तो मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि नहीं होता है, इसलिए विश्व भर के अनेक पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की जगह किसको महत्व दिया जाता है, तो पशुपालन को। तो हमने ऊपर भी देखा को कृषि, वेदिका कृषि क्या होता है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में या ढलान भूमि को काट कर किया जाता है। तो हमने देखा कोई ढलान वाली भूमि है उसको सीढ़ी नुमा बना दिया जाता है और किनारे किनारे पे थोड़ा ऊंचा कर दिया जाता है ताकि बारिश वाला पानी आके यहाँ रुके या फिर धीरे धीरे बहे, मिट्टी का कटाव भी कम हो। तो आगे देखते हैं पर्यटन। तो एक तो पशुपालन को अधिक महत्व दिया जाता है पर्वतीय जीवन में, या पर्वतीय लोग जो वहाँ पे निवास करते हैं तो पशुपालन को महत्व देते हैं। दूसरा पर्यटन पर्वतीय लोगों के लिए आय का
महत्वपूर्ण साधन है। तो कृषि की जगह पशुपालन तो करते हैं, कृषि भी कहाँ करते हैं, कौन सा कृषि, वेदिका कृषि। उसके उनके आय का और अन्य स्रोत क्या है, तो पर्यटन से पर्वतीय लोगों का आय का एक महत्वपूर्ण साधन है। पर्वतीय लोगों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण साधन क्या है, पर्यटन। तो पर्वतों की स्वच्छ हवा और मनोरम प्राकृतिक दृश्य अर्थात मन को भावने वाली प्राकृतिक दृश्य सभी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। सभी पर्यटक को क्या आकर्षित करता है, पहाड़ पर क्यों घूमने जाते हैं, क्योंकि वहाँ स्वच्छ हवा, अनेक मनोरम प्राकृतिक दृश्य होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कुछ पर्यटक पर्वतों पर साहसिक खेलों के लिए भी जाते हैं, मतलब कुछ पर्यटक होते हैं घूमने वाले, साहस के कार्य के लिए जाते हैं। साहसिक कार्य में, खेलों में क्या होता है, साहसिक कार्य वाले खेल क्या होता है, जैसे स्कीइंग, हाइकिंग, पर्वतारोहण और पैराग्लाइडिंग अर्थात पर्वतों पर ऊंचे पर्वत पर चढ़ना, या जैसे बर्फीले पर्वत है वहां पर क्या होता है, एक तरफ आप देखे होंगे कि ऐसे गाड़ी वाला होता है, उस पर चढ़ के उस पर दौड़ लगाना, ये सब क्या होता है, पर्वतीय खेल है। और क्या क्या है, तो अनेक शताब्दियों से लोग पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए पर्वतों की यात्राएं करते रहे। मतलब अनेक शताब्दियों से, मतलब बहुत लंबे समय से लोग क्या करते हैं, पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए पर्वतों की यात्राएं करते रहे हैं। परंतु बहुत सारे पर्यटकों के एक साथ आने से, तो लोग पवित्र स्थलों पर जाने के लिए पर्वत की तो यात्रा करते हैं, लेकिन क्या होता है, बहुत सारे पर्यटकों के एक साथ आने से पर्वतों के पर्यावरण पर दबाव पड़ता है। बहुत सारे पर्यटक अगर वहां चल जाते हैं तो वहां के पर्यावरण पर क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है। प्रायः इनमें सही संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है। इसलिए पर्यावरण पर प्रभाव ना पड़े, दबाव ना पड़े, इसलिए पर्यावरण को, मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन को संतुलित बनाए रखना चाहिए। आगे है, पहले तो इधर क्या है, भूभाग या घाटी के बारे में क्या बताया गया उसको देखते हैं। तो भूभाग क्या होता है, भूभाग भौतिक आकृतियों की दृष्टि से भूमि का एक खंड होता है। भूभाग भौतिक आकृतियों की दृष्टि से भूमि का क्या होता है, एक खंड होता है। भूमि का एक खंड, फिर से देख लेते हैं। तो भूभाग भौतिक आकृतियों की दृष्टि से भूमि का एक खंड। घाटी क्या है, तो घाटी पहाड़ियों के बीच का एक निचला क्षेत्र जिसमें प्रायः नदी अथवा जलधारा बहती है, क्या कहलाती है, घाटी। तो घाटी क्या है, पहाड़ों के बीच का एक निचला क्षेत्र जिसमें प्रायः नदी अथवा जलधारा बहती है। आगे क्या है, तो आगे है ध्यान रखें। तो क्या ध्यान रखें, तो उसको देखते हैं। तो बिछेंद्री पाल ने बहुत कम आयु में ही पर्वतारोहण प्रारंभ कर दिया था। मतलब बिछेंद्री पाल है, एक महिला है जो बहुत कम आयु में ही पर्वतारोहण, मतलब पर्वत पर चढ़ना प्रारंभ कर दिया था। और उन्होंने अनेक महिलाओं द्वारा किए जाने वाले पर्वतारोहण अभियानों का नेतृत्व भी किया। और अनेक अन्य महिलाएं जो पर्वतारोहण या पहाड़ पर चढ़ाई करती थी, उनके अभियानों का नेतृत्व किया। बिछेंद्री पाल 1984 में, बिछेंद्री पाल क्या है, 1984 में एवरेस्ट ग्रीसरिंग अर्थात एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो एवरेस्ट शिखर या एवरेस्ट ग्रीसरिंग या एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, बिछेंद्री पाल। तो किस वर्ष चढ़ी, 1984 में। इसके लिए एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने के लिए बिछेंद्री पाल को पद्मश्री 1984 में क्या दिया गया, पद्मश्री। और 2019 में बिछेंद्री पाल को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1984 में पद्मश्री और 2019 में क्या दिया गया, 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और एक दूसरा है अरुणिमा सिन्हा। तो अरुणिमा सिन्हा के बारे में जानते हैं। तो अरुणिमा सिन्हा जब 22 वर्ष की थी तब एक दुर्घटना में उनका एक पैर गवा दिया। मतलब उनके साथ एक दुर्घटना हो गया जिससे उनका एक पैर खत्म हो गया या उसे निकाल दिया गया। तब बिछेंद्री पाल के प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण से 2013 में, तो बिछेंद्री पाल के प्रोत्साहन और प्रशिक्षण से 2013 में कौन, तो अरुणिमा सिन्हा 2013 में एवरेस्ट ग्रीसरिंग पर चढ़ाई की। तो 2013 में अरुणिमा सिन्हा, जिनका एक पैर नहीं था, 2013 में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने अंटार्कटिका के विंसन
ग्रीष्म सहित सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की। सहित सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की। तो हमने पिछले क्लास के वीडियो में देखा था कि 7 महाद्वीप है। तो अरुणिमा सिन्हा जो है, जिनका एक पैर नहीं है, वह अंटार्कटिका के बिनसप, सबसे ऊंची चोटी है अंटार्कटिका की। तो विंसन ग्रीसरिंग या विंसन शिखर या चोटी पर तो चढ़ी ही, साथ ही सभी महाद्वीपों, 7 महाद्वीप है ना, सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर भी चढ़ाई की। तो कौन? अरुणिमा सिन्हा। इन उपलब्धियों के लिए 2015 में इन्हें तो अरुणिमा सिन्हा को 2015 में क्या किया गया? पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं, आगे है पता लगाइए। तो आगे पता लगाए तो क्या पता लगाए? तो दिया हुआ है, चित्र नंबर 3.6 है, इसी के बारे में दिया गया है। तो यहाँ है चित्र 3.6 के माध्यम से पर्वतों पर रहने वाले लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को दर्शाया गया। मतलब पर्वत पर रहने वाले लोग जो होते हैं, उनके सामने क्या क्या समस्या या चुनौती आती है, उन्हें दर्शाया गया है। कक्षा में आपको समूह बनाकर चर्चा करना है कि प्रत्येक पर एक अनुच्छेद लिखिए। जो समस्या है उनके बारे में कुछ लिखना है। यह भी विचार करना है कि जब पर्वतों पर इतनी सारी चुनौतियां हैं, जो हम नीचे देखेंगे कि कौन कौन सी समस्या है, तो इतनी सारी चुनौतियां हैं, फिर भी लोग पर्वत अर्थात पर्वतों पर कैसे रहते हैं। तो आप जवाब देंगे। अगर आपको लगेगा कि आप कमेंट में लिख सकते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं तो पर्वतों पर क्या क्या समस्या होती है। तो पर्वतों पर आकस्मिक बाढ़। तो पर्वतों पर पहली समस्या आप देख सकते हैं, आकस्मिक बाढ़ भी आ जाता है। भूस्खलन क्या होता है? भूस्खलन होता है कि भूमि का ढह जाना या इधर उधर खिसक जाना, भूस्खलन होता है। अगला समस्या क्या है, देख लेते हैं। अगला समस्या है पर्यटकों का अनियंत्रित रूप से आ जाना। पर्यटकों का अनियंत्रित रूप से आ जाना, यही समस्या था जो ऊपर बताया गया था कि पर्यटकों का आता है तो पर्वतों के पर्यावरण पर बहुत सारा प्रभाव या दबाव डालता है। तो अनियंत्रित पर्यटकों का चला आना भी वहाँ समस्या उत्पन्न करता है। आगे है हिमस्खलन। हिमस्खलन क्या होता है? तो हिमस्खलन क्या होता है? बर्फ जो जमा रहता है उसका ढह जाना, वो क्या कहलाता है? हिमस्खलन होता है। हिमस्खलन एवलांस या हिमस्खलन, बर्फ का ढह जाना। दूसरा है भारी हिमपात। मतलब वहाँ ठंडे पर्वतों पर ठंडे प्रदेशों में क्या होता है? वर्षा बर्फ के रूप में ना होकर वर्षा बर्फ के रूप में होता है। वहाँ हिमपात अर्थात बर्फ का बारिश होता है। तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चीजें ढक जाते हैं, इसलिए वहाँ भारी समस्या क्या है? भारी हिमपात या बर्फ का पड़ना। अगला है बादल फट जाना। अगला क्या समस्या है? बादल फटना। तो पर्वतों पर क्या होता है? पर्वतों पर बादल जो आसमान होते हैं, तो पर्वत इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं कि ये बादल जो है ये पर्वतों से टकरा कर बहुत अधिक बारिश कर देते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, जो वहाँ के जनजीवन को बहुत प्रभावित करता है। बादल फट जाना। वैसे ही पर्वतों पर बहुत ठंड होता है, और ठंड का मौसम में और ठंड, वहाँ का जीवन बहुत ही, क्या बोल सकते हैं, बहुत ही कठिन हो जाता है। तो पर्वतों का ठंड का मौसम, तो हमने क्या क्या समस्या देखा, अब से फिर से देखते हैं पर्वतों पर क्या समस्या होता है। ये आकस्मिक बाढ़, भूस्खलन, पर्यटकों का अनियंत्रित रूप से आना, हिमस्खलन, भारी हिमपात, बादल फटना, ठंडा मौसम। तो पर्वतीय जीवन के कई सकारात्मक पक्ष भी है। हमने ये सब क्या देखे, ये सब जो ऊपर देखे समस्या है, यहाँ पर लिखा गया कई सकारात्मक पक्ष भी है, मतलब अच्छे पक्ष भी है। पर्वत पर रहना भी अच्छा भी है। जैसे पर्वत पर शुद्ध वायु होता है, मनोरम दृश्य, जैसे आप फोटो इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कितना अच्छा अच्छा दृश्य है। तो पर्वतों पर मनोरम दृश्य, इससे क्या होता है? इससे प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह की कठिन चुनौतियां भी सम्मिलित हैं। ऊपर जो हमने चित्र देखा, इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों है। जैसे बादल फटना प्राकृतिक है, तो अनियंत्रित पर्यटकों का चलाना क्या है? मानव निर्मित है, जिनमें से कुछ को चित्रों में दर्शाया गया है। आगे इधर साइड में भी कुछ था। तो आकस्मिक बाढ़ क्या है, तो उसके बारे में लिखा हुआ है, तो देखते हैं। आकस्मिक बाढ़ है स्थान विशेष में अकस्मात बाढ़ आना, बहुधा ऐसा बादल फटने से होता है। मतलब जहाँ पानी बहुत कम है, एकाएक वहाँ बहुत ज्यादा पानी आ जाना क्या कहलाता है? आकस्मिक बाढ़ कहलाता है। और ऐसा कब होता है? बादल फटने से। बादल कब फटता है? जब बहुत सारा बारिश, बादल पर्वत से टकराने से बहुत सारा बारिश करता है, तो वहाँ बहुत ज्यादा पानी आ जाएगा। तो आकस्मिक बाढ़ कब आएगा? बादल फटने से। भूस्खलन क्या है? भूस्खलन क्या है? पर्वतीय भूखंड के एक बड़े भूभाग
या एक चट्टान का अकस्मात टूटकर गिरना। तो पर्वत है, इसका बहुत बड़ा भाग एकाएक ढह कर गिर जाना या कोई चट्टान आके गिर जाना, ये क्या कहलाता है? भूस्खलन कहलाता है, जिससे यहाँ नीचे का जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है या आने जाने का मार्ग भी अवरुद्ध हो जाता है। तो पर्वतीय भूखंड के एक बड़े भाग या चट्टान का अकस्मात टूटकर गिरना भूस्खलन कहलाता है। हिमस्खलन क्या कहलाता है? तो हिमस्खलन क्या है? हिमस्खलन भूस्खलन के समान ही है लगभग। तो हिमस्खलन या एवलांच क्या है? पर्वतों से अकस्मात हिम का गिरना या हिमपात अथवा चट्टानें टूटकर गिरना ऐसा प्रायः तब होता है जब हिम का पिघलना आरंभ होता है। मतलब हिमस्खलन कब होता है? जब हिम जैसे जमा हुआ है और गर्मियों का थोड़ा शायद मौसम आ जाए तो पिघलना चालू होता है, तो ये क्या होता है? हिम टूटकर गिरना प्रारंभ हो जाता है, तो यही होता है हिमस्खलन। अब बादल फटना क्या होता है? तो बादल फटना अचानक प्रचंड तूफान सहित वर्षा तो होता है, प्रचंड तूफान भी आता है, यही क्या कहलाता है? बादल फटना। तो अब देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है ध्यान रखें। तो क्या ध्यान रखें? तो देखते हैं क्या ध्यान रखें। तो विश्व भर के अनेक पारंपरिक समुदाय पर्वतों को पवित्र स्थल मानते हैं। विश्व भर में अनेक पारंपरिक समुदाय है जो पर्वतों को क्या पवित्र मानते हैं और उनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। एवरेस्ट ग्रीसरिंग या एवरेस्ट शिखर या चोटी। एवरेस्ट ग्रीसरिंग विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है। एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8,849 मीटर। और इसके नाम अनेक है। एवरेस्ट ग्रीसरिंग के नाम भी क्या है? अनेक है। तिब्बती लोग इसे चोमू लुंगमा कहते हैं। एवरेस्ट शिखर को तिब्बती लोग क्या कहते हैं? चोमो लुंगमा कौन कहते हैं? एवरेस्ट शिखर को तिब्बती लोग। चोमो लुंगमा का अर्थ क्या होता है? जगत जननी। एवरेस्ट शिखर को तिब्बती लोग चोमू लुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ जगत जननी होता है। और पर्वत की उसी रूप में पूजा करते हैं नेपाल निवासी एवरेस्ट ग्रीसरिंग को सागर माथा कहते हैं। नेपाल के लोग क्या कहते हैं? तो एवरेस्ट शिखर को क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं, और जिसका अर्थ है आकाश की देवी। तो नेपाल के लोग उसे आकाश की देवी कहते हैं, जिसे उनकी भाषा में सागर माथा कहा जाता है। इसी प्रकार तिब्बत में एक कैलाश पर्वत है जिसे हिंदू दर्शन या बौद्ध मत, जैन मत और बौन भी एक धर्म है जो तिब्बत का एक प्राचीन धर्म है। बौन क्या है? बौन तो बौन तिब्बत का एक प्राचीन धर्म है। तो हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन धर्म के अनुयायी कैलाश पर्वत को पवित्र मानते हैं। कैलाश पर्वत को क्या मानते हैं? पवित्र। पर्वत शिखरों के लिए इतनी श्रद्धा भावना भारत के साथ साथ विश्व के अनेक भागों में भी देखी जाती। पर्वत शिखर जो ऊंची उसके लिए श्रद्धा भावना भारत के साथ साथ विश्व के अन्य देशों में भी देखी जा सकती है, जैसा कि हम नेपाल और तिब्बत में देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है पठार। तो पठार क्या है? पठार एक ऐसा स्थलाकृति है जो पठार एक ऐसी स्थलाकृति है जो आसपास की भूमि से उठी होती है। आसपास की भूमि से क्या होती है? उठी होती है। और प्रायः इसकी सतह क्या होती है? चपटी होती है। इसके कुछ पार्श्व सीधी ढलान पर होती है। इसकी जो पार्श्व है सीधी ढलान होती है। पर्वतों के समान कुछ पठार पृथ्वी के इतिहास के संदर्भ में नवीन और प्राचीन हो सकते हैं। तो पर्वत, जैसे पर्वतों को हमने पढ़ा कि ये प्राचीन पर्वत है और नवीन पर्वत है, उसी तरह पठार भी क्या है? पठार नवीन या प्राचीन हो सकते हैं। पठारों के 2 उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। पठारों के 2 उदाहरण है, जैसे तिब्बत के पठार और दूसरा दक्षिणी पठार है, भारत का दक्षिणी पठार। तो तिब्बत का पठार जो विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार क्या है? विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार है। और दूसरा दक्षिणी पठार। पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक होता है। तो पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। तो कुछ 100 से कई हजार मीटर की ऊंचाई तक हो सकती है क्या? तो पठार की ऊंचाई। अगला है ध्यान रखें। तो क्या ध्यान रखें? तो वो देखते हैं। तो तिब्बत की पठार की औसत ऊंचाई कितना है? 4500 मीटर, 4500 मीटर। तिब्बत के पठार की ऊंचाई
4500 मीटर है, जिसके कारण इसे विश्व की छत नाम दिया गया। तिब्बत के पठार की ऊंचाई बहुत यानी 4500 मीटर या 4500 मीटर है। इसी कारण तिब्बत के पठार को क्या कहा जाता है, तो विश्व की छत। पूरब से पश्चिम दिशा तक, पूरब से पश्चिम दिशा तक यह लगभग 2500 किलोमीटर लंबा है। क्या, तो तिब्बत का पठार पूरब से लेकर पश्चिम तक 2500 किलोमीटर लंबा है। अर्थात चंडीगढ़ से कन्याकुमारी तक की जो दूरी, जितना जितना चंडीगढ़ से कन्याकुमारी की दूरी है, चंडीगढ़ से कन्याकुमारी की दूरी से उतना ही लगभग तिब्बत का पठार का क्या है, विस्तार है। कैसे, तो पूरब से पश्चिम। अगला अगला है मध्य और दक्षिण भारत। मध्य और दक्षिण भारत के दक्कन के पठार, मध्य और दक्षिण भारत के दक्कन के पठार विश्व के सबसे पुराने पठारों में से एक है। तो मध्य और दक्षिण भारत के दक्कन का पठार विश्व के सबसे पुराने पठारों में से एक है, जो कई लाख वर्ष पहले ज्वालामुखी की सक्रियता के कारण बना था। तो मध्य और दक्षिण भारत के दक्कन के पठार विश्व का सबसे पुराना पठारों में से एक है, जो कई लाख वर्ष पहले ज्वालामुखी की सक्रियता के कारण बना था। पर्वतों की तरह, पर्वत जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, पर्वतों की तरह पठारों में खनिजों की प्रचुर मात्रा में जमाव देखने को मिलता है। तो पर्वत में जैसे खनिज मिलता है, उसी तरह पठारों में भी खनिज का प्रचुर मात्रा में जमाव देखने को मिलता है। इस कारण इन्हें खनिजों का भंडारगृह भी कहा जाता है। तो पठार में बहुत सारे खनिज मिलते हैं, इसीलिए इन पठार को क्या कहा जाता है, खनिजों का भंडारगृह कहा जाता है, भंडारगृह। तो खनिजों का भंडारगृह कहा जाता है पठार को। परिणाम स्वरूप पठारों में क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, पठारों में खनन होता है, जिससे खनिज क्या करे, निकाला जा सके, जिसके परिणाम स्वरूप खनन मुख्य गतिविधि है। कहाँ पे, तो पठार पर। जहाँ विश्व की सबसे बड़ी खानें पाई जाती हैं, पठार पर ही विश्व की सबसे बड़ी खानें पाई जाती हैं। उदाहरण क्या, पूर्वी अफ्रीका का पठार, पूर्वी अफ्रीका जो हमने पिछले के अध्यायों में अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा, उसी में पूर्वी अफ्रीका का पठार सोने और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो सोने और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है पूर्वी अफ्रीका का पठार। भारत में छोटा नागपुर के पठार, जो वर्तमान के झारखंड राज्य में स्थित है, भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला और मैग्नीज की प्रचुर भंडार है। तो भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला और मैग्नीज के प्रचुर भंडार है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है विश्व भर में पठारों का पर्यावरण बहुत विविधतापूर्ण है। विश्व भर में पठारों का पर्यावरण क्या है, विविधतापूर्ण है। कई पठारों में चट्टानी मिट्टी पाई जाती है। पठार विभिन्न प्रकार के हैं, तो कई चट्टानों में चट्टानी मिट्टी पाई जाती है, तो उन्हें मैदानी मिट्टी की तुलना में कम उपजाऊ बनाती है। कई पठारों में चट्टानी मिट्टी पाई जाती है, ये चट्टानी मिट्टी मैदानी मिट्टी की तुलना में कम उपजाऊ बनाती है। तो मिट्टी के बारे में हम अगले अध्याय या भाग में देखेंगे। इसलिए ये जो मिट्टी है कम उपजाऊ है, इसलिए पठार कृषि के लिए कम अनुकूल होते हैं। तो मैदानी मिट्टी की तुलना में पठार की मिट्टी, चट्टानी मिट्टी होती है, कम उपजाऊ होती है, इसलिए पठार कृषि के लिए कम अनुकूल होते हैं, मतलब उतने कृषि के लिए ठीक नहीं होते। लेकिन कहाँ पे, कौन से पठार पे, जहाँ पे चट्टानी मिट्टी पाई जाती है। लेकिन लेकिन ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित लावा पठार, लेकिन ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित लावा पठार उपजाऊ होते हैं। तो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित लावा पठार क्या होते हैं, उपजाऊ होते हैं, क्योंकि उनमें समृद्ध काली मिट्टी पाई जाती है। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित लावा पठार उपजाऊ होते हैं, क्योंकि उनमें समृद्ध मात्रा में क्या होता है, समृद्ध काली मिट्टी पाई जाती है। पठारों में अनेक आकर्षक जलप्रपात भी होते हैं। जलप्रपात अर्थात झरना। पठारों में अनेक आकर्षक जलप्रपात भी होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में स्थित जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात। तो विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है, पठारों में अनेक आकर्षक जलप्रपात होते हैं, और दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित जाम्बेजी नदी पर क्या है, तो विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है, जाम्बेजी नदी पर, दक्षिण अफ्रीका में। तो छोटा नागपुर के पठार में
छोटा नागपुर के पठार में सुवर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। तो छोटा नागपुर पठार में सुवर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। पश्चिमी घाट में शरावती नदी पर जोग जलप्रपात है। तो हमने देखा दक्षिण अफ्रीका में जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात, छोटा नागपुर में सुवर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात और पश्चिमी घाट में शरावती नदी पर जोग जलप्रपात है। ऐसे ही कुछ जलप्रपात है। चेरापूंजी मेघालय के पठार में, ऐसे ही ये जो ऊपर पर है, ऐसे ही चेरापूंजी मेघालय का जगह का नाम है चेरापूंजी के पठार में। चेरापूंजी के पठार में क्या है? तो चेरापूंजी के पठार में नह काली काई जलप्रपात है। तो चेरापूंजी के पठार में क्या है? नह काली काई जलप्रपात। यह 340 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। तो नह काली काई जलप्रपात चेरापूंजी मेघालय में है, जो 340 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। तो ये पिक्चर है। तो किसका पिक्चर है? तो यही चेरापूंजी पठार का है। क्या? मेघालय के चेरापूंजी पठार का है, जहां आप देख सकते हैं लिखा हुआ है चेरापूंजी के पठार से गिरता नह काली काई जलप्रपात। आप ये देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है मैदान। तो मैदान क्या है? तो मैदान एक ऐसी स्थलाकृति है। मैदान क्या है? मैदान एक ऐसी स्थलाकृति होती है जिसका विस्तृत और सपाट तथा हल्का तरंगित धरातल होता है। तो मैदान क्या है? जो विस्तृत होता है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल, और सपाट होता है और हल्का तरंगित धरातल होता है। फिर से देख लेते हैं। मैदान एक ऐसी स्थलाकृति होती है जिसका विस्तृत सपाट अथवा या तो सपाट रहेगा, प्लेन रहेगा, या हल्का तरंगित, विस्तृत सपाट अथवा हल्का तरंगित धरातल होता है। इसमें कोई ऊंची पहाड़ी अथवा गहरी घाटियां नहीं पाई जाती। मैदान में कोई ऊंची पहाड़ी या गहरी घाटियां नहीं पाई जाती है। क्या होता है? नहीं पाई जाती है। सामान्यतः मैदान की ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर से अधिक नहीं होता। तो मैदान की ऊंचाई कितना से ज्यादा नहीं होता? समुद्र तल से 300 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं होता है। पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियों की बाढ़ से निर्मित ये समतल भूमि है। जो पर्वत होते हैं उससे निकलने वाली नदियों से के बाढ़ आता है, तो वहां पे मिट्टी जमा कर देता है, तो उससे क्या होता है? समतल भूमि का निर्माण होता है। तो पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियों की बाढ़ से निर्मित ये समतल भूमि है। मैदान क्या है? ये समतल भूमि है। यहाँ नदियां रेत, चट्टानों के कण और गाद को एकत्र करती है, जिन्हें तलछट कहा जाता है। तलछट, ये जो यहाँ पर नदियां रेत, चट्टानों के कण, गाद एकत्रित करती है, इन्हें तलछट कहा जाता है। नदियां इन तलछट किससे कहते हैं? तो नदियों के रेत, चट्टानों के कण, गादी, ये सब क्या करती है? जमा करती है। ये सब क्या कहलाता है? तलछट। तो नदियां इन तलछटों को अपने साथ क्या करती है? बहाकर समतल भूमि में लाकर जमा कर देती है, मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। फलस्वरूप ये मैदान सभी प्रकार की फसलों को उपजाने के लिए उपयुक्त होता है। ये जो मैदान नदियों द्वारा निर्माण होता है, ये उपजाऊ बन जाती है, जिससे यहाँ सभी प्रकार की फसलें उपजाने के लिए उपयुक्त होती है। इस प्रकार के भूभागों में लोगों का मुख्य आर्थिक व्यवसाय कृषि होता है। अर्थात मैदानी भूभागों में लोगों का मुख्य आर्थिक व्यवसाय, मतलब वहां पर मुख्य पैसे कमाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, उनमें कृषि मुख्य कार्य होता है मैदानी क्षेत्र में। तो मैदान विविध प्रकार की वनस्पतियों अर्थात पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का भी भरण पोषण करते हैं। तो मैदान होता है वह विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीव जंतुओं का भरण पोषण करती है। तो इधर देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ है समुद्र तल। तो समुद्र की तल क्या है? तो समुद्र की सतह का औसत स्तर इसे माध्य समुद्र तल भी कहते हैं। तो समुद्र का जो सतह का जो औसत स्तर जो है, कि जैसे समुद्र ऐसे उठते नीचे रहता है, इसका माध्य समुद्र तल को क्या कहते हैं? समुद्र तल। समुद्र की सतह का औसत स्तर इसे माध्य समुद्र तल भी कहते हैं।
आगे क्या है, तो आपने देखा समुद्र तल, समझे, या एक बार फिर से देख लेते हैं। तो समुद्र तल क्या है, तो समुद्र तल समुद्र की सतह का औसत स्तर, समुद्र का सतह जो होता है, जैसे कि समुद्र ऐसे उठते बैठते रहता है, इसमें जो औसत स्तर है ना, इसको क्या कहेंगे, ये क्या कहलाता है, ये समुद्र तल कहलाता है। इस समुद्र तल को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसे माध्य समुद्र तल भी कहते हैं, सिर्फ माध्य लगा दिया जाता है। आगे क्या है, तो आगे है जब विश्व मानचित्र, ये जो मानचित्र देख रहे हैं आप, ये जो मानचित्र, ये मानचित्र विश्व मानचित्र का कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं, पठारों और मैदानों को दर्शाता है। तो सबसे पहले हम पर्वत श्रृंखला को देखते हैं। ये पीला वाला भाग जो रहेगा, ये क्या है, पर्वत श्रृंखला को दर्शाएगा। तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका में जाते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में पीला वाला भाग जो है, ये क्या है, तो ये पर्वत श्रृंखला है। तो ये कौन सा है, अलास्का, ये वाला नीचे वाला क्या था, ये जो है ये अलास्का पर्वत श्रृंखला है, और ये जो लंबा वाला है ये रॉकीज है। तो अलास्का और रॉकीज पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो अलास्का और रॉकीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है, तो उत्तरी अमेरिका। हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन सा पर्वत श्रृंखला देख सकते हैं, तो ये जो पीला वाला आप लंबा देख रहे हैं, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। आगे देखते हैं, तो एंडीज कहाँ है, दक्षिण अमेरिका। आगे देखते हैं, ये एटलस जो आप उत्तर पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में देख रहे हैं, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में जो देख रहे हैं, ये क्या है, तो ये एटलस पर्वत श्रृंखला है। और आगे इधर आप देख रहे हैं यूराल पर्वत श्रृंखला, ये किस महाद्वीप में है, तो यूरोप में है। और कहीं है तो और शायद नहीं दिया गया है, तो जो देख लेते हैं। रॉकी और अलास्का उत्तरी अमेरिका, एंडीज दक्षिणी अमेरिका, एटलस ये अफ्रीका में है। अफ्रीका में किस दिशा में, उत्तर और पश्चिम दिशा में। यहाँ यूराल पर्वत है, जो इस यूरोप में, यूराल पर्वत कहाँ पे है, यूरोप में। ये रहा, ये भूल गए, ये है हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो एशिया में है क्या, हिमालय। आगे ये देखते हैं पठार, ये जो ब्राउन, ये भूरा कलर का दिख रहा है मैप, ये क्या है, पठार। तो पठार यहाँ, इसमें तो पठार नहीं दिखाया गया उत्तरी अमेरिका में, यहाँ दिखाया गया है दक्षिणी अमेरिका में। यहाँ जो आप देख सकते हैं, यहाँ जो ये जो एंडीज के सटा हुआ लगा हुआ है, इसे पेंटागोनियन पठार कहा जाता है। पेटागोनियन पठार कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका में पेटागोनियन पठार है। आगे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पूर्वी अफ्रीकी पठार, ये जो पठार है इसका नाम क्या है, पूर्वी अफ्रीकी पठार। तो ये है तिब्बत का पठार, ये जो विश्व का सबसे बड़ा पठार है, जिसे विश्व का छत भी कहा जाता है, यह है तिब्बत का पठार, जो हिमालय के उत्तर में है। और इधर देख सकते हैं, ये क्या है, मंगोलियन पठार। ये क्या है, मंगोलियन पठार। और पठार नहीं दिया हुआ है। ये हरा रंग क्या दर्शाता है, नदियों का मैदान। तो यहाँ हम देख सकते हैं, ये उत्तरी अमेरिका में ये जो हरा दिखा रहा है, ये मैदानी भाग है। ये किस नदी द्वारा निर्मित मैदान है, तो मिसिसिपी का मैदान है। यहाँ दक्षिण अमेरिका में आप देख सकते हैं, तो ये अमेजन नदी के द्वारा निर्मित मैदान है। तो दक्षिण अमेरिका में कौन सी नदी द्वारा निर्मित मैदान है, तो अमेजन नदी द्वारा निर्मित मैदान है। और ये अफ्रीका में आप देख सकते हैं, नील नदी द्वारा निर्मित मैदान। यहाँ भारत में देख सकते हैं आप, ये है सिंधु नदी मैदान, और ये इधर वाला गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये गंगा ब्रह्मपुत्र और ये सिंधु का मैदान। और इधर आप चाइना में देख सकते हैं, ये जो है, ये हमने पढ़ा सिंधु का मैदान, ये गंगा ब्रह्मपुत्र का, ये यांगतीसी नदी का मैदान है। ये चाइना का नदी है, यांगतसी नदी। ठीक है, तो हमने देख लिया इस मानचित्र को। अब आगे देखते हैं क्या है। तो आगे है, आइए पता लगाएं। तो ऊपर के चित्र से ही संबंधित है, तो क्या पता लगाएं। चित्र 3.8 में दर्शाए गए स्थल रूपों में रंगों के कोड का प्रयोग कीजिए। उदाहरणतः तिब्बत का पठार, रॉकी श्रृंखला, नील नदी का मैदान। आपको मानचित्र में दिए गए नाम स्मरण करने की आवश्यकता नहीं, मतलब हम तो देख लिए ऊपर पर, ये सब तिब्बत का पठार, रॉकी श्रृंखला, नदी का मैदान, उसी को
देखने के लिए कहा गया है। तो आगे देखते हैं क्या है। आगे ये पिक्चर है, तो ये किसका पिक्चर है, तो ये गंगा के मैदान, ये गंगा के मैदान के उपग्रह से लिया गया चित्र। ये जो चित्र है ये गंगा के मैदान का चित्र है, जो सैटेलाइट अंतरिक्ष से लिया गया चित्र है गंगा के मैदान का। आगे देखते हैं, आगे है आइए पता लगाएं। तो हमने जो परिचित देखा 3.9, तो कक्षा की गतिविधि के रूप में बहुत ऊंचाई से लिए गए उत्तर भारत के क्षेत्र के उपग्रह चित्र का अवलोकन कीजिए और उस पर चर्चा कीजिए। तो ऊपर जो चित्र है उस पर चर्चा करना है। तो गंगा के मैदान का रंग कौन सा है, तो आपको बताना है गंगा का मैदान। ये सफेद रंग किस वस्तु को दर्शा रहा, वो जो सफेद रंग दिख रहा था वो क्या दिखा रहा था, क्या गंगा के किनारे सफेद बालू को दिखा रहा था, या गंगा के मैदान का रंग कितना ब्राउन था। उपग्रह चित्र के उपग्रह चित्र के नीचे बाईं ओर भूरे रंग का फैलाव क्या दर्शा रहा था, ये सब आपको बताना है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है मैदानी जीवन। जिस प्रकार हम पर्वतीय जीवन के बारे में पढ़ा उसी प्रकार आप मैदान में रहने वाले लोगों के मैदानी जीवन के बारे में पढ़ेंगे। मैदानी जीवन, तो मैदानी जीवन के बारे में पढ़ते हैं। तो हजारों वर्ष पहले आरंभिक सभ्यताएं नदियों के उपजाऊ मैदानों के आसपास विकसित हुई थी। तो हजारों वर्ष पहले आरंभिक सभ्यता या आरंभिक मानवीय सभ्यता कहाँ विकसित हुआ, तो नदियों के उपजाऊ मैदानों के आसपास ही विकसित हुई थी। हमारे समय में भी, अर्थात आज या वर्तमान समय में भी विश्व की अधिकांश जनसंख्या मैदान में ही रहती है। वर्तमान में भी विश्व की अधिकांश जनसंख्या कहाँ रहती है, तो मैदान में। भारत की कुल जनसंख्या की एक चौथाई से अधिक अर्थात लगभग 40 करोड़ की जनसंख्या भारत के गंगा के मैदान में रहती है। तो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 40 करोड़ जनसंख्या गंगा के मैदान में रहती है। विश्व के बहुत से अन्य मैदानों के समान, विश्व में भी बहुत अन्य मैदान थे, हमने मैप में देखा उसमें भी 1-2 ही थे। तो विश्व के बहुत से अन्य मैदानों के समान इन क्षेत्रों में अर्थात मैदानी क्षेत्रों में रहने वालों का मुख्य व्यवसाय मत्स्य पालन और कृषि है। अर्थात नदियों के आसपास जो रहता है इसलिए उसका मुख्य व्यवसाय मत्स्य पालन और कृषि है। यहाँ चावल, गेहूँ, मक्का, जौ और मोटा अनाज अर्थात ज्वार बाजरा रागी क्या है, मोटा अनाज जैसी खाद्य फसलें उगाई जाती है। साथ ही मैदानी इलाकों में कपास, जूट, सन जैसे रेशेदार फसलें भी उगाई जाती है, रेशा वाला, जिससे वस्त्र बनाए जाते हैं। परंपरागत कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है। जो परंपरा से चली आ रही कृषि, वहाँ की कृषि किस पर निर्भर होती है, वर्षा पर। अर्थात वर्षा जल से फसलों का जल मिलता है, वर्षा जल से ही फसलों का जल मिलना क्या कहलाता है, परंपरागत कृषि। किंतु हाल के दशकों में नहरों के जाल या नेटवर्क द्वारा भूमिगत जल को पंप से निकालकर खेतों की सिंचाई करने में वृद्धि हुई है। आजकल क्या होता है, तो भूमिगत जल को पंप से निकालकर खेती की जाती है, खेतों की सिंचाई की जाती है। यद्यपि सिंचाई से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, किंतु इससे भूमिगत जल स्तर में गिरावट आई है। भूमिगत जो सिंचाई पंप के माध्यम से होने लगा, इससे भूमिगत जल स्तर में क्या हुआ, गिरावट आई है। इससे इन क्षेत्रों में अर्थात मैदानी क्षेत्रों में कृषि के भविष्य को लेकर चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस भूमिगत जल के गिरावट से कृषि के भविष्य के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। गंगा के मैदानी भागों को प्रभावित करने वाली कुछ अन्य समस्याएं भी है, जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या और प्रदूषण। तो इन गंगा के मैदानी भागों में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और प्रदूषण भी बढ़ रहा है। चाहे पर्वत हो या मैदान, विश्व में बहने वाली नदियाँ बहुत से सांस्कृतिक मूल्यों का वहन करती है। चाहे पर्वत हो जो बहुत सारी सांस्कृतिक या पूजनीय मानी गई है, उसी तरह मैदान भी विश्व में बहने वाली नदियाँ बहुत से सांस्कृतिक मूल्यों का वहन करती है। वो जो नदियाँ हैं विश्व में यह सांस्कृतिक मूल्यों का वहन करती है। विशेष रूप से बहुत से
विशेष रूप से बहुत से समुदाय नदी के स्रोत और एक दो नदियों के संगम स्थल को पवित्र स्थल मानते हैं। बहुत से समुदाय या लोग नदियों के स्रोत और नदियों के स्रोत को और एक या दो नदियों के संगम स्थल को क्या कहते हैं? पवित्र स्थल मानते हैं। भारत में इन स्थानों को बहुत से त्योहार, समारोह और धार्मिक कृत्य किए जाते हैं। भारत में इन नदियों का जो संगम होता है, एक या दो नदियां जहां मिलती है, उन स्थानों पर बहुत से त्योहार, समारोह और धार्मिक कृत्य या धार्मिक कार्य क्या होता है? किए जाते हैं। आगे देखते हैं क्या है। तो संगम स्थल के बारे में दिया गया है। तो संगम स्थल यहाँ साइड में, तो उसे भी देख ही लेते हैं। तो संगम स्थल क्या है? दो या दो से अधिक नदियाँ के मिलने का स्थान को क्या कहते हैं? संगम स्थल। तो आगे है, मैदानों में हल्की ढलान होती है, अतः वहाँ नदी में नौका संचालन सुगम होता है। मैदानों में क्या होता है? हल्का ढलान होता है, वहाँ नदी में नौका संचालन, नाव को चलाना क्या होता है? आसान या सुगम होता है, और इससे बहुत सी आर्थिक गतिविधियों को भी सहायता मिलती है। तो मैदानों में क्या होता है? मैदान में हल्की ढलान होती है, तो वहाँ नदी में नौका संचालन सुगम होता है और बहुत सी आर्थिक गतिविधियों को भी सहायता मिलती है। इससे क्या होता है? विभिन्न पैसे कमाने की गतिविधि में क्या होता है? सहायता मिलती है। पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए नदी मार्ग का ही व्यापक रूप से, मतलब बहुत बड़े स्तर पर नदी मार्ग का ही प्रयोग करते थे एक स्थान से दूसरे जाने पर। आज भी गंगा के किनारे ऐसे स्थान है जहाँ लोग आने जाने के लिए नौकाओं अर्थात नाव का प्रयोग करते हैं। आज भी गंगा के किनारे ऐसे बहुत स्थान है जहाँ लोग आने जाने के लिए क्या करते हैं? नौकाओं का ही प्रयोग करते हैं। आगे है, पता लगाइए। तो क्या पता लगाएं, देखते हैं। तो क्या आप अपने प्रदेश की नदी के स्रोतों और संगमों के कुछ उदाहरण दे सकते हैं? मतलब आप जिस राज्य में रहते हैं वहाँ जो नदी है वह कहाँ से निकलती है, या उनमें कौन सी नदियाँ मिलती है, इसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं। और उन्हें अर्थात इन नदियों के स्रोतों और संगमों को जिन्हें किसी समुदाय द्वारा पवित्र स्थल माना जाता है, आपने अपने पास की नदी पर जाइए और वहाँ होने वाली सभी आर्थिक सांस्कृतिक गतिविधियों का अवलोकन कीजिए। उन्हें लिखकर अपने सहपाठियों के साथ उनकी चर्चा कीजिए। भारत के कुछ लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के नाम लिखिए, मतलब नदियों के किनारे जो पर्यटन स्थल है उसके नाम लिखिए। साथ ही पहचानिए कि ये पर्यटन स्थल किस प्रकार के स्थल रूप है। नहीं, यहाँ सिर्फ नदी के नहीं, आप कोई भी पर्यटन स्थल के नाम लिख सकते हैं और आपको जानना है कि ये पर्यटन स्थल का स्थल रूप क्या है। आगे देखते हैं। आगे आप देख सकते हैं। तो ये चित्र हुआ है जो आज भी गंगा नदी में नौका परिवहन को दर्शाता है। जो गंगा किनारे लोग नदी को पार करने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं? तो नाव का प्रयोग कर रहे हैं। आगे देखते हैं। इस अध्याय में हमने पूरी पृथ्वी के 3 प्रमुख स्थलों के बारे में समझा है। इस अध्याय में हमने पूरी पृथ्वी के 3 प्रमुख स्थलों के बारे में समझा है। कौन कौन? तो हमने समझा पर्वत, पठार और मैदान के बारे में। परंतु इसका स्वरूप जटिल है। जो हमने पढ़ा जिनको जटिल है, और विशेषज्ञ और जो इस पर ज़्यादा रिसर्च या अध्यापन करते हैं प्रायः कुछ और स्थल रूपों के बारे में भी बताते हैं। हमने जो 3 प्रमुख स्थल रूपों के बारे में पढ़ा, विशेषज्ञ क्या करते हैं? प्रायः कुछ और स्थल रूपों के बारे में भी बताते हैं। इनमें से एक स्थल रूप है मरुस्थल। जो विशेषज्ञ बताते हैं उनमें से एक स्थल रूप क्या है? मरुस्थल। यदा कदा मतलब कभी कभार वर्षा प्राप्त करने वाले मरुस्थल व्यापक व दूर दूर तक शुष्कता का फैलाव लिए होते हैं। मरुस्थल क्या होता है? वहाँ कभी या यदा कदा वर्षा प्राप्त होने वाले मरुस्थल, मतलब कभी कभी वहाँ पे वर्षा प्राप्त करने वाले मरुस्थल व्यापक मतलब बहुत बड़ा, और दूर दूर तक शुष्कता मतलब वहाँ की वायु में जलवाष्प का मात्रा नहीं होता है, शुष्क होता है, दूर दूर तक और शुष्कता का फैलाव लिए होता है। मरुस्थल मरुस्थल की वनस्पति जगत मतलब पेड़ पौधे और प्राणी जगत विलक्षण ही होते हैं। मतलब यहाँ के पेड़ पौधे और प्राणी जगत विलक्षण होते हैं, मतलब कुछ अलग ही प्रकार के होते हैं। कुछ गर्म मरुस्थल होते हैं, मतलब जहाँ पे स्थान गर्म है, गर्म मरुस्थल होते हैं, जैसा कि अफ्रीका का सहारा मरुस्थल। अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है। वो कैसा मरुस्थल है? गर्म मरुस्थल। अथवा भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित थार मरुस्थल।
भारत में है ना थार मरुस्थल, कौन से राज्य में है? राजस्थान में। तो कौन सा मरुस्थल है? गरम मरुस्थल। कुछ अन्य मरुस्थल ठंडे हैं, कुछ अन्य मरुस्थल क्या है? ठंडे हैं। कुछ अन्य मरुस्थल ठंडे हैं, जैसा कि एशिया का गोबी मरुस्थल, जैसा कि एशिया का गोबी, एशिया में जो है ना चीन देश है और मंगोलिया देश है, उसी की उन दोनों देशों में फैला हुआ है गोबी मरुस्थल, जो कैसा मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल। कुछ विशेषज्ञ जो हैं अंटार्कटिक महाद्वीप को भी मरुस्थल मानते हैं। अंटार्कटिक महाद्वीप को भी मरुस्थल ही मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर बर्फ ही बर्फ फैला हुआ है। जीवन जीने की कठिन परिस्थितियों के उपरांत भी लोगों ने अधिकांश मरुस्थलों के पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है। जीवन जीने की कठिन परिस्थितियों के उपरांत भी, मतलब जीवन इतना कठिन है फिर भी लोगों ने अधिकांश मरुस्थलों में, यहाँ मतलब मरुस्थल में जीवन जीना बहुत कठिन है, फिर भी लोगों ने क्या किया? अधिकांश मरुस्थलों के पर्यावरण के अनुसार, मतलब वहाँ मरुस्थल में जो पर्यावरण है अपने आप को ढाल लिया है। भारत के थार मरुस्थल में रहने वाले समुदाय अथवा समय समय पर वहाँ जाने वाले लोग मरुस्थल में गाए और सुनाए जाने वाले लोक गीतों और किंवदंतियों या दंत कथाओं जैसी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संजोकर रखते हैं। मतलब भारत का जो राजस्थान राज्य में थार मरुस्थल है, वहाँ पर रहने वाले लोग यानी समुदाय अथवा समय समय पर वहाँ जाने वाले लोग, मतलब वहाँ जो घूमने के लिए लोग जाते हैं थार मरुस्थल में, तो वहाँ पर जो गाना गाए या सुनाए जाते हैं या लोकगीत वहाँ जो प्रचलित, या वहाँ किंवदंतियाँ, किस्से, कहानी या दंत कथा जो प्रचलित है, जैसी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संजोकर वहाँ जो है ना वो सब प्रचलन को संजोकर रखते हैं। मानव ने पृथ्वी पर जिस प्रकार सभी स्थलाकृतियों में विभिन्न प्रकार से अपने घर बनाए, मतलब पृथ्वी पर जितनी भी स्थलाकृतियां हैं वहाँ विभिन्न प्रकार के अपने घर बनाए हैं, वह हमारे अनुकूलन अर्थात स्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने और लचीलेपन का साक्षी है। मतलब मानव ने जिस प्रकार सभी स्थलाकृतियों, जैसे होता है ना मानव पृथ्वी पर मानव ही है जो विभिन्न स्थलाकृतियों अर्थात पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, मरुस्थल हो, उन सभी जगहों पर रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मानव अनुकूलन अर्थात स्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने, स्वयं को मतलब जहाँ पे रहता हो उस परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने और उसके लचीलेपन का साक्षी है। अर्थात मनुष्य को जैसा वातावरण है उसमें ढल जाने की पर्सनालिटी या लचीलापन बोल सकते हैं, लचीलेपन है। लचीलापन यहाँ दर्शाया गया। लचीलापन क्या है? रेजिलियंस क्या है? लचीलापन। तो लचीलापन क्या होता है? तो चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने अथवा उनके अनुसार ढलने की क्षमता क्या कहलाता है? लचीलापन। चुनौतियों या कठिनाइयों का सामना करना अथवा इन चुनौतियों और कठिनाइयों के समान चुनौतियों के अनुसार खुद को ढाल लेने की क्षमता क्या कहलाता है? तो लचीलापन रेजिलियंस कहलाता है। चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने अथवा उनके अनुसार ढलने की क्षमता लचीलापन कहलाता है। तो आगे देखते हैं आगे यहाँ क्या है। तो आगे क्या है देखते हैं। तो प्राचीन तमिल संगम, तो प्राचीन दक्षिण भारत में एक तमिल संगम हुआ था प्राचीन काल में। तो प्राचीन तमिल संगम कविता की 5 दृश्य भूमि है। कविता की 5 टीनय और 5 दृश्य भूमि है। टीनय और दृश्य भूमि देखते हैं ये क्या है। तो प्राचीन तमिल संगम के 5 टीनय और 5 दृश्य भूमि है, जो कुछ विशिष्ट देवताओं जीवन शैली, मनोदशाओं अथवा भावनाओं जैसे प्रेम, अनुराग, अलगाव, झगड़ा आदि से जुड़ा हुआ है। यहाँ हम तमिल संगम के 5 टीने और उससे संबंधित दृश्य भूमि देख सकते हैं, जो विशिष्ट देवताओं, जीवन शैलियों, मनोदशाओं अथवा भावनाओं से जुड़ी है। यह तालिका केवल 5 दृश्य भूमियों की विशेषताओं और प्रत्येक के मुख्य मानव व्यवसायों को सूचीबद्ध करती है। ये जो नीचे टेबल दिया गया है, ये 5 दृश्य भूमि, ये जो दृश्य भूमि है इसकी विशेषताओं और प्रत्येक मुख्य मानव व्यवसायों को सूचीबद्ध करता है। तो कुरुंजी, मुल्लाई, मरुदम, नेईदल और क्या है, ये है पाले। तो ये टीने हैं या कोई पुस्तक का नाम हो सकता है टीने। तो कुरुंजी क्या है? कुरुंजी की दृश्य भूमि क्या है? पर्वतीय क्षेत्र। और मुख्य व्यवसाय क्या है? तो आखेट और संग्रह करता, मतलब वहाँ पर शिकार करेंगे और भोजन को, फल फूल कंदमूल को संग्रह करेंगे।
तो मुल्लाई, मुल्लाई का दृश्य भूमि है घास के मैदान और वन, घास के मैदान और वन। तो घास के मैदान और वन में क्या होता है? पशुपालन। घास के मैदान और वन में पशुपालन। मरुदम, मरुदम क्या है? तो मरुदम की दृश्य भूमि है उपजाऊ कृषि के मैदान, उपजाऊ कृषि के मैदान, तो वहाँ कृषि होगा। नेदल, नेदल का दृश्य भूमि है तटीय क्षेत्र, नेदल का दृश्य भूमि है तटीय क्षेत्र। यहाँ का मुख्य व्यवसाय है मत्स्य पालन और समुद्री यात्रा, मत्स्य पालन और समुद्री यात्रा। और पालय, पालय का दृश्य भूमि है शुष्क मरुस्थल जैसे प्रदेश, शुष्क मरुस्थल जैसे प्रदेश। यहाँ का मुख्य व्यवसाय घुमंतु और युद्ध रथ, घुमंतु और युद्ध रथ। तो आगे देखते हैं। अभी तक हमने जिन स्थल रूपों को देखा है उनकी अपेक्षा ये 5 टीनें भिन्न प्रकार का वर्गीकरण है, परंतु ये विविधता वाले प्रदेशों और उनकी विशेषताओं के प्रति गहन जागरूकता को दिखाते हैं। ये अभी तक हमने जो जिन स्थल रूपों को देखा उनकी अपेक्षा ये 5 टीनें जो थे भिन्न प्रकार का वर्गीकरण है, परंतु ये विविधता वाले प्रदेश और उनकी विशेषताओं के प्रति गहन जागरूकता को दिखाते हैं। हमारे और पर्यावरण के बीच गहन संबंध को दर्शाते हैं, हमारे और पर्यावरण के बीच गहन संबंध को दर्शाते हैं। आपको टीने का विवरण को याद रखने की आवश्यकता नहीं, परंतु उससे प्रतिबिंबित अवधारणा को समझने की आवश्यकता है। तो हमने जो ये टीने देखा, कुरुंजी पर्वत से संबंधित है, मुल्लाई घास के मैदान से, और मरुदम उपजाऊ कृषि मैदान से, नेदल तटीय क्षेत्र से, और पाले क्या था? शुष्क मरुस्थल और मरुस्थल जैसे प्रदेश। तो कुरुंजी पर्वतीय क्षेत्र और आखेट। तो ये अब हम चैप्टर के अंत हो गया है। यहाँ लास्ट में चैप्टर का कुछ समरी दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। तो ये क्या है? तो आगे बढ़ने से पहले इस समरी को देख लेते हैं। तो हमने अब तक क्या जाना? तो स्थल रूप 3 प्रकार के होते हैं। हमने क्या जाना? हमने जाना स्थल रूप कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पर्वत, पठार और मैदान। और उनकी भौतिक विशेषताएं और पर्यावरण बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये जो स्थल रूप 3 है, पर्वत, पठार और मैदान, ये तीनों की भौतिक विशेषताएं और पर्यावरण बहुत अलग अलग प्रकार के होती हैं। ऐतिहासिक समय से, मतलब लंबे समय से या प्राचीन समय से, पुराने समय से लोगों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप, पुराने समय से जो लोग काम धंधा करते हैं वह उस स्थल रूप से संबंधित होता है। जो काम धंधा है जहाँ वह स्थल रूप से संबंधित होते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये जो स्थल रूप है विश्व की संस्कृति के अभिन्न भाग है। ये स्थल रूप विश्व की संस्कृति के अभिन्न भाग, मतलब वहाँ जो संस्कृति जन्म लिया, जो संस्कृति का निर्माण हुआ, वह स्थल रूप से पूर्णतः संबंधित है, उससे अलग नहीं है। विशेष रूप से भारतीय संस्कृति विविध प्रकार से उन्हें मनाती रही है। भारतीय संस्कृति स्थल रूप के बारे में विविध प्रकार से मनाती रही है। प्रत्येक स्थल रूप क्या है? प्रत्येक स्थल रूप विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के साथ साथ अवसरों को भी प्रस्तुत करता है। प्रत्येक स्थल रूप जहाँ कुछ चुनौतियाँ भी है तो वहाँ कुछ अवसर भी है। तो आपको मेरा प्रयास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और कमेंट में सुझाव दें कि मैं इस वीडियो को और कैसे बेहतर बना सकूं।